हेलो स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री का नया चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले अपन ने मोल के बारे में डिस्कस किया था, वो आपके हर एक चैप्टर में काम में आता है, इसलिए वहां पे मैंने डिस्कस किया था। उसका भी एक छोटा सा पार्ट रह रखा है, वो मैं करवा दूंगा। स्टोइकियोमेट्री लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड रह रखा है। ठीक है, वो आपके काफी कई चीजों में वो हेल्प करेगा। अब आज अपन यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट आपको वन बाय वन सारी समझा दी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होगी उसको अपन डिस्कस कर लेंगे। अब बात करते हैं अपन केमिकल काइनेटिक्स की। तो पहले सबसे पहले डिस्कस करें कि केमिकल काइनेटिक्स में अपन को पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले बात करें किसी एक केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो उसमें कई फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होती है। कई फैक्टर होते हैं। उन फैक्टर की बात करें अपन तो उन फैक्टर को अपन अलग अलग ब्रांचेज में पढ़ते हैं। जैसे मैं बात करूं कि रिएक्शन कैसे हुई, रिएक्शन के होने का रीजन क्या था, तो आप यही बोलोगे कि रिएक्शन इसलिए होती है कि प्रोडक्ट को स्टेबिलिटी मिलती है। स्टेबिलिटी मिल रही है तो उसको किससे रिलेट करोगे आप, तो उसको अपन रिलेट करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी से या स्पॉन्टेनिटी से, या मैं सही तरीके से बोलूं तो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन के बारे में अगर आपको बताना क्यों हो रही है तो आप जाओगे थर्मोडाइनेमिक्स में। किसी भी रिएक्शन में आप बताओगे कि रिएक्शन कहां तक हुई, तो उसको जानोगे तो उसके बारे में आप बताओगे कि ये इक्विलिब्रियम से पता चलेगा। रिएक्टेंट अपन प्रोडक्ट सॉरी प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट का रेशियो ले लो, पता चल जाएगा रिएक्शन कहां तक हुई है। तो ये अपन को पता चलता है इक्विलिब्रियम से, यानी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम में। अगर आपको किसी रिएक्शन की स्पीड फाइंड आउट करनी है, किसी रेट फाइंड आउट करनी है, तो आप उसको किस में पढ़ोगे, उसको पढ़ा जाएगा केमिकल काइनेटिक्स में। आई बात समझ में? यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में कई एस्पेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, वो एस्पेक्ट कौन कौन से हैं मैंने बताया। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन की रिएक्शन कैसे हुई, उसको उसके लिए अपन पढ़ते हैं डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स अलग से पढ़ी जाती है। और रिएक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं कि वो कहां तक हुई है यानी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, वो पढ़ते हैं अपन इक्विलिब्रियम में। और रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक पहुंची है तो इसके लिए स्पीड कितनी है, रेट क्या है, वो पढ़ते हैं अपन केमिकल काइनेटिक्स में। तो सिंपल सी बात करें अपन, यहां पे देखो, द ब्रांच ऑफ the branch of chemistry, the branch of chemistry in which we deals rate of reaction and factors affecting rate of reaction is known as chemical kinetics। ठीक है, यानी ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है, या आप बोल भी सकते हो कि फिजिकल केमिस्ट्री की। ठीक है, केमिस्ट्री या आप बोल सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री की। ठीक है, उसमें अपन रेट ऑफ रिएक्शन को डील करते हैं या डील करते हैं अपन फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, उसको सीधी सी भाषा में अपन क्या बोलेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। ये तो बात है इसकी डेफिनेशन की। अब एनी रिएक्शन, कोई सी भी रिएक्शन हो रही है, उसके लिए तीन एस्पेक्ट दिए जाते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, फॉर एनी केमिकल चेंज। ठीक है, इसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। भाई केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, भाई आपको केमिकल चेंज दिखना चाहिए वहां पे। तो फॉर एनी केमिकल चेंज थ्री एस्पेक्ट गिवन, तीन एस्पेक्ट उसके लिए दिए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, आइए डिस्कस करते हैं। देखो मैं यहाँ पे अलग से इधर ऐसे ले लेता हूं तीन एस्पेक्ट। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, तीन एस्पेक्ट्स में से फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। दूसरे एस्पेक्ट की मैं बात करूं तो ये होगा अपना एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। और तीसरे एस्पेक्ट की मैं बात करूंगा तो वो होगा स्पीड ऑफ
3 एस्पेक्ट होते हैं उसके लिए, ठीक है। और इसको मैं सीधी भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब होता है रिएक्शन कैसे हुई। इसका मतलब होता है रिएक्शन कितनी हुई। इसका मतलब होता है रिएक्शन किस स्पीड से हुई। रिएक्शन किस स्पीड से हुई, तो ये सीधी भाषा में अगर मैं समझाऊं, ठीक है। यहां पे बात करें अपन फिजिबिलिटी की, फिजिबिलिटी की बात करें तो वो गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड रहती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की, तो वो रिएक्शन की से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेट रहती है। और मैं बात करूं स्पीड ऑफ रिएक्शन की, तो स्पीड ऑफ रिएक्शन मतलब आपको रेट निकालनी है। आई बात समझ में। और रेट यहाँ तो पूरी की पूरी केमिकल काइनेटिक्स डिस्कस करी जाएगी। तो यहां अपन बोल सकते हैं फिजिबिलिटी में इट डिटरमाइंड बाय चेंज इन डेल्टा जी, यानी गिब्स फ्री एनर्जी। और इसके लिए तो आप जानते हो, अगर डेल्टा जी का मान क्या है, निगेटिव, यानी ये है आपके स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा जी का मान पॉजिटिव है तो ये क्या है आपके नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस आप यहां से बता दोगे। अब डेल्टा जी का मान 0 होगा तो वहां पे अपन रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, यानी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इट डिटरमाइंड बाय केमिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम कैसे डिफाइन करोगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो इस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के रेशियो से अपन देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान क्या आएगा। दोनों के रेशियो से पता चल जाएगा कि रिएक्शन कहां तक हुई है। के का मान 1 से ज्यादा आएगा मतलब प्रोडक्ट डोमिनेटिंग है, के का मान 1 से कम आएगा मतलब रिएक्टेंट डोमिनेटिंग है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट बराबर आएगा, इसका मतलब रिएक्शन इक्वल अमाउंट पे प्रोडक्ट बनाई है, इक्वल अमाउंट में रिएक्टेंट पड़ा है। इसे पता चल जाएगा एक्सटेंट का मतलब कितनी गई है। भाई दोनों का रेशियो पता चल जाए तो आराम से बता सकते हैं अपन के का मान क्या रहेगा। फिर बात करते हैं कि रिएक्शन किस स्पीड से हुई है, ये अपन कहां डिटरमाइन करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आप पकड़ सकते हो। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अटेन होने के लिए रेट कितनी चाहिए होती है, ठीक है। इसमें क्या पढ़ते हैं, अटेनिंग इक्विलिब्रियम रेट, यानी इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए रेट कितनी चाहिए अपन को, स्पीड क्या चाहिए, वो डिस्कस किया जाएगा अपने केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। तो यही अपन को डिस्कस करना है सारी की सारी में। तो ये अपना है केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट। तो आई थिंक आपके सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि मैंने यहाँ पे क्या डिस्कस किया है। देखिए स्टूडेंट, कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए 3 चीजें होना जरूरी है कि रिएक्शन कैसे हुई है, कहां तक हुई है और किस स्पीड से हुई है। आई बात समझ में। रिएक्शन कैसे हुई है उसकी बात करेंगे तो डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। अगर रिएक्शन के एक्सटेंट की बात करें कि कहां तक हुई है या रिएक्शन कितनी हुई है, तो उसके लिए अपन क्या बोलेंगे कि आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो निकाल लो। प्रोडक्ट का रेशियो ज्यादा आ रहा है, रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा आ रहा है रिएक्टेंट से, तो मान 1 से ज्यादा आएगा। और प्रोडक्ट रिएक्टेंट का अगर 1 आ रहा है तो इक्वल अमाउंट में, अगर प्रोडक्ट का मान रिएक्टेंट से कम है तो 1 से कम हो जाएगा मान। इसे अपन बता देंगे उसके बारे में। फिर बात करते हैं कि स्पीड ऑफ रिएक्शन, तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए किस रेट से वो अटेन हुआ है, इक्विलिब्रियम किस रेट से अटेन हुआ है, वो सारी की सारी चीज डिस्कस करते हैं अपन केमिकल काइनेटिक्स में। यानी केमिकल काइनेटिक्स में अपन को पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन। आई बात समझ में। तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर बात करते हैं अपन टाइप ऑफ रिएक्शन की।
देखिए अब डायरेक्ट अपन बात करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब अपन सीधे इन्वॉल्व हो रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन से, यानी केमिकल काइनेटिक्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो दो एस्पेक्ट अपन को नहीं पढ़ने, वो अलग जगह पढ़े जाते हैं। तो बात करते हैं अपन टाइप ऑफ रिएक्शन की। तो टाइप ऑफ रिएक्शन में आप यहां पे देखते हो वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। इधर दे लेते हैं अपन मॉडरेट रेट रिएक्शन, और इधर देख लेते हैं अपन वेरी स्लो रिएक्शन, या इसको अपन बोल सकते हैं स्लो रिएक्शन, ठीक है। अगर बात करें अपन वेरी फास्ट रिएक्शन, तो वेरी फास्ट रिएक्शन है वो टाइम टेकन जो रहेगा अकर्स इन 10 to the power minus 12 to 10 to the power minus 16 सेकेंड, ठीक है। ये बिल्कुल शॉर्टर टाइम में, बिल्कुल ये ऐसे मानो कि आप सेकंड का पार्ट मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड से भी कम में हो रही है। तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे स्टडी करना चाहोगे नॉर्मली लैब में, तो उसको आप स्टडी नहीं कर पाओगे, ये बहुत फास्ट होती है, ठीक है। और इनके लिए स्पेसिफिक मेथड भी पढ़े जाते हैं जो आप इसमें पीजी के अंदर पढ़े होंगे, ठीक है। इसके लिए आप स्पेसिफिक मेथड पढ़ते हो वेरी फास्ट रिएक्शन के लिए, ठीक है। रिलैक्सेशन मेथड आता है, और भी 2-3 मेथड और आते हैं, वो आपने पढ़े होंगे। अब बात करते हैं कि ये किस टाइप की रिएक्शन होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस में आप देखो तो HCl प्लस NaOH, इन दोनों से क्या बनेगा NaCl प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, साल्ट फॉर्मेशन की रिएक्शन है। ऐसे ही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन AgNO3, इसकी रिएक्शन आप अगर NaCl के साथ करवाओगे तो ये बना लेगा NaNO3 प्लस AgCl की प्रेसिपिटेट, PPT बना लेगा। तो ये जो रिएक्शन होती है ये वेरी फास्ट रिएक्शन होती है, वेरी फास्ट, ठीक है। आप इसको नेक्ड आई से देख के आप लैब के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकते, यानी एक कैटेगरी अलग से बना दी अपन ने वेरी फास्ट रिएक्शन। इनके लिए जो टाइम टेकन चाहिए वो बहुत कम होता है। मॉडरेट रिएक्शन की बात करें तो ये मैं लिख सकता हूं मेजरेबल टाइम टेकन, मतलब ये उतना टाइम लेती है कि आप उसको मेजर कर सकते हो, ठीक है। यानी इजीली परफॉर्म इन लेबोरेटरी, इजीली परफॉर्म इन लैब। तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या होगा, इसके लिए एग्जाम्पल की बात करें अपन तो डीकंपोजिशन ऑफ H2O2, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिक रिएक्शन सारी की सारी इसी में आ जाएगी। और एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं डीकंपोजिशन ऑफ N2O5। ये तो कुछ एग्जाम्पल लिए, बाकी जितने भी एग्जाम्पल आगे आप इसमें पढ़ेंगे, इस वाले चैप्टर में अपन जितने भी पढ़ेंगे सारे के सारे मॉडरेट वाले ही, इसी पे सब कुछ लगाना अपन को। वेरी स्लो रिएक्शन अकर्स इन मंथ ईयर्स, यानी जो महीनों में सालों में होए उस रिएक्शन को बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। इनके लिए टाइम टेकन बहुत ज्यादा टाइम लेती है रिएक्शन कंप्लीट होने में, इसलिए लैब में इसको परफॉर्म नहीं कर सकते। एग्जाम्पल की बात करें तो आप बखूबी जानते हो रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी जो जीवाश्म ईंधन है उसका कन्वर्जन लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं उसमें, आई बात समझ में। जैसे जो अपने नीचे पृथ्वी से भूगर्भ से जो निकल रहा है ईंधन जो भी है वो फॉसिल ईंधन ही है। वो ऐसा थोड़ी है कि वो 1 सेकंड के अंदर बना हो या 10 सेकंड में बनाओ या 1 घंटे में बनाओ, उसके लिए महीने साल लगे हैं, महीने भी नहीं साल लगे हैं उसके लिए। तो 3 कैटेगरी है टाइप ऑफ रिएक्शन में।
एक तो वेरी फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। ये टाइम बिल्कुल शॉर्टर टाइम में होती है, टाइम टेकन इनका बिल्कुल शॉर्टर होता है, इस रेंज में होता है। एसिड बेस रिएक्शन हो गई और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गई, जिसमें एग्जांपल अपन ने ये ले लिया। उसके बाद मॉडरेट रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन भी बोलते हैं इनको, मेजरेबल टाइम टेकन होती है, ठीक है, इजीली परफॉर्म इन लैब, लैब के अंदर आसानी से परफॉर्म की जाती है। डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 ऑल ऑर्गेनिक रिएक्शन, डीकंपोजिशन ऑफ N2O5, ठीक है। ऐसे अपन बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया या डीकंपोजिशन ऑफ PCl5। जितनी भी माइंड में आ रही है सारी सारी रिएक्शन वो यहीं पे आएगी, ठीक है। वेरी स्लो रिएक्शन में आप देख लोगे ये सालों में या महीनों में होती है, रस्टिंग ऑफ आयरन, कन्वर्जन ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन से, इसका आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। देखो अब बात करते हैं अपन सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन की, कि ये क्या बला है, इसको देखते हैं अपन। देखो नॉर्मली अपन रेट निकालते हैं, फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, तो अपन देखते हैं कि कितने टाइम में वो कितनी डिस्टेंस चला है, उसको अपन वेलोसिटी बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, ऐसे निकालते हैं। लेकिन यहाँ रिएक्शन में तो ऐसा है नहीं कि अपन ऐसा बहुत बड़ा पात्र ले लेंगे कि यहाँ से वहां तक उसको भेजेंगे तो रिएक्शन होगी, ऐसा यहाँ पे लेंथ होगी, लंबाई होगी, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। यहाँ अपन बात करेंगे कंसंट्रेशन में चेंज की। भाई रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन अमाउंट से ही तो हो रही है, अमाउंट यानी मोल, और मोल मींस कंसंट्रेशन। तो जितना चेंज कंसंट्रेशन में होगा टाइम के साथ वही उसकी रेट हो जाएगी। भाई किसी में चेंज जल्दी आ जाता है, किसी में चेंज लेट आता है, तो इस जल्दी और चेंज को ही तो, ये लेट को ही तो देख के अपन रेट ऑफ रिएक्शन देंगे। भाई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्पीड से आप इसका मीनिंग निकाल लोगे, जैसे एक बाइक चल रही है इतनी दूरी को इतने सेकंड में चल लेती हो तो इसकी स्पीड क्या होगी, ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ टोटली अलग है, ठीक है। यहाँ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम में अपन देखते हैं, ठीक है। यहाँ अपन देख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में दी चेंज इन concentration of product or reactant with respect to time is known as rate of reaction। उसको अपन क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप की। तो रेट ऑफ रिएक्शन तीन टाइप की होती है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और एक है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं यहां लिख देता हूं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन आर ऑफ थ्री टाइप, और वो कौन सी है? फर्स्ट है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इसको अपन आर एवरेज से डिनोट करेंगे, इसको आर इंस्टेंटेनियस से, और थर्ड है अपनी इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करते हैं अपन फर्स्ट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। देखिए सबसे फर्स्ट अपने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? देखो सिंपल सी बात है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है आप दो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे कंसंट्रेशन चेक कर लो रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की। तो इसमें कुछ नहीं करना, देखो सबसे पहले ग्राफ से अपन इसको समझते हैं। इधर कंसंट्रेशन लिया मैंने, इधर मैंने लिया टाइम। तो देखो रिएक्टेंट की मैं अगर बात करूं तो रिएक्टेंट की टाइम जीरो पे कंसंट्रेशन मैक्सिमम रहेगी,
ये आपको भी पता है उस टाइम पे प्रोडक्ट नहीं बना होगा। और अगर मैं बात करूं टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये घटता जाएगा तो प्रोडक्ट भी बढ़ता जाएगा। तो रिएक्टेंट के लिए जो अपना ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा, प्रोडक्ट के लिए जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब देखिए आप, मैं कोई दो टाइम ले लेता हूं। जैसे देखो आप यहीं पे ले लो, ये टाइम t1, ये टाइम t2। ठीक है, इस पे कंसंट्रेशन अगर मैं बात करूं तो कंसंट्रेशन टाइम t2 पे आप R2 मान लो और इसको R1 मान लो। आई बात समझ में? या आप चाहे इसको पहले वाले टाइम को t1 दे लो, इससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। पहले वाले टाइम को आप t1 दे लो, भाई इनिशियल टाइम है ना, इसको t1 से मान लेते हैं। इससे सारा देखो, ये t1 ये t2, t1 पे ये R1 है ये R2 है। अब अपन को चेंज निकालना है, चेंज आप निकाल सकते हो। इसका जो चेंज आएगा वो तो डेल्टा आर, और इसका जो चेंज आएगा वो डेल्टा टी। अब देखो, अगर मैं रिएक्टेंट के रेफरेंस में रेट लिखता हूं, आर एवरेज, अपन क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा आर डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम डेल्टा टी। ये इसकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, ये अपन को देखना होगा कि रिएक्टेंट ले रहे हो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटती जा रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटती जा रही है। तो टाइम के साथ जब घटती जा रही है तो चेंज निकालोगे आप, चेंज देखोगे तो ये टाइम के साथ घट रही है, तो इस पे अपन नेगेटिव साइन लगाएंगे यहाँ पे। भाई नेगेटिव साइन का मतलब होता है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीजेज, बस मीनिंग इतना सा। इस नेगेटिव का मतलब रेट से नहीं है, रेट नेगेटिव में नहीं आएगी, इसका मतलब होता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। और इसको अगर और ढंग से लिखे तो अपन क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, यही होगा। ये तो हुआ प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट के रेफरेंस में। अब प्रोडक्ट के रेफरेंस में बात करें अपन, सेम ऐसा का ऐसा केस वहां पे होगा, दो कंसंट्रेशन वहां पे ली जाएगी। आर एवरेज अगर मैं प्रोडक्ट के रेफरेंस में निकालता हूं तो प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और ये हो जाएगा प्लस P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस P1। यहां प्लस का साइन आएगा। प्लस का साइन क्यों आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ती जाती है। भाई उसकी तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीज हो रही तो प्लस से दिखाएंगे, इधर डिक्रीज हो रही तो माइनस से दिखाएंगे, बस प्लस माइनस का इतना सा फर्क है और कुछ नहीं है। तो यहां पर लिख लेना, सो इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये जो पॉजिटिव साइन है ये किसको शो कर रहा है, ये कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है किसकी, प्रोडक्ट की, उसको शो कर रहा है। तो ये बात हुई एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। तो एक बार इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, देखो अब कोई सी भी रिएक्शन दे रखी हो तो उसके लिए अपन को रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखना है, वो आप जिस तरीके से मैंने लिखा है, रिएक्टेंट के रेफरेंस में नेगेटिव मान के, प्रोडक्ट के रेफरेंस में पॉजिटिव मान के, उसी तरीके से लिखना है। आई बात समझ में? तो देखो एक सिंपल रिएक्शन में ले रहा हूं, यहां पे A प्लस बी, इससे बन रहा है C। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन अगर अपन लिखें तो वो क्या होगी, देखो चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ले लो रिएक्टेंट ले लो, रिएक्टेंट ले लो या प्रोडक्ट ले लो, मतलब रिएक्टेंट में दोनों साइड दो दे रखे हैं ना, तो एक एक को ले लो, किसी भी एक के साथ आप चेंज निकाल लो, वो आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे देगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ए की बात कर रहा हूं, तो ए रिएक्टेंट की साइड है तो ये माइनस आएगा, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, यही होगा भाई। ए के साथ तो यही होगा, क्योंकि ए क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में नेगेटिव आएगा, इक्वल टू इधर फिर माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, यही होगा। फिर प्रोडक्ट के रेफरेंस में लगोगे तो यहाँ पे प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर आएगा।
ऐसे, इस तरीके से, किस तरीके से आपको लिखना है, किस तरीके से जमाना है। अब देखो, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन, या इसी को अपन आर एवरेज बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे मैंने लिखा है माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ये रेट ऑफ रिएक्शन किसके रेफरेंस में है, ए के रेफरेंस में, यानी ये ए के डिसअपियर होने की भी रेट है, या ए के विलुप्त होने की भी रेट यही होगी। भाई ए कम हो रहा है तो ए की रेट यही हो गई, ऐसे बी कम हो रहा है तो बी की रेट यही हो जाएगी, कौन सी वाली, डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब विलुप्त हो रहा है, भाई रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट तो रिएक्शन के अंदर विलुप्त होते हैं, और प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट अपीयर होते हैं। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, यही होगी। ऐसे ही मैं बोलूं डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, तो ये भी क्या हो जाएगी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, यही होगी। ऐसे ही मैं बोलूं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, ये सी के अपीयरेंस की रेट हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल सा है। देखो ए के मैंने आगे नेगेटिव लगाया, नेगेटिव का मतलब वो कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब डिसअपियर हो रहा है, तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी अपने आप में वो खुद के डिसअपियर होने की भी रेट है, ठीक है भाई। रेट ऑफ रिएक्शन तो वो दे ही रहा है, लेकिन साथ के साथ वो खुद के विलुप्त होने की रेट भी अपन को बता रहा है कि माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, बट टाइम के साथ मेरे में इतना चेंज हो रहा है तो मेरी रेट ये है। ऐसे बी में हो गई, ऐसे ही सी में हो गई, तो इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो 2a ये कन्वर्ट या डीकंपोज हुआ किसमें, 2c प्लस 3b में, ऐसे मान लो आप, ये 2a कन्वर्ट हुआ किसमें, 3c में, ओ सॉरी 2c में और 3b में। अब इसके लिए मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, ये कोई एक इमेजिनरी रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो अब देखो यहां पे लिखेंगे अपन ए के रेफरेंस में नेगेटिव डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ये लिख दिया। लेकिन यहाँ 2 मोल दे रखे हैं, 2 मोल दे रखे हैं, तो आपको पर मोल पे लाना होगा। पर मोल पे लाने का तरीका एक ही है, जो मोल दे रखे उसका भाग दे दो। भाई रेट ऑफ रिएक्शन जो आप निकालोगे, रेट ऑफ रिएक्शन के आगे मैं यूनिट बताऊंगा आपको, पर मोल में निकाली जाती है। तो पर मोल में अगर आप निकालोगे तो आपको यहाँ पे 1/2 से इसको डिवाइड करना होगा, 1/2 से इसको गुणा करना होगा। भाई 2 मोल का दे रखा है ना, तो पर मोल पे लाने के लिए क्या करोगे, 1 का भाग दोगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो पर मोल पे निकाली जाती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन पर मोल पे आ गई, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके सही से लिख देता हूं, ऐसे लिख लो आप, नेगेटिव ये 1/2, ठीक है। 2 का भाग क्यों दिया है, 2 का भाग इसलिए दिया है कि रेट ऑफ रिएक्शन पर मोल पे निकाली जाती है, इसलिए मेरे को भाग देना ही होगा, ठीक है। ये हो गई रेट ऑफ रिएक्शन ए के रेफरेंस में। ऐसे ही इधर सी के रेफरेंस में लिखोगे तो प्लस 1/2 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, तो इधर भी लो अपने भाग दे दिया 2 का, क्यों, क्योंकि पर मोल पे निकालना है। भाई रेट ऑफ रिएक्शन पर मोल पे निकालते हैं, ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूले से, ठीक है। इसके बाद प्लस 1/3 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, उसमें 3 मोल है तो पर मोल पे लाने के लिए 3 का भाग देना पड़ेगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन ये इसके इक्वल आ गए। अब यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिसअपीयरेंस की फॉर्म में अपन को लिखना है, तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी लिखे या 1/2 के साथ लिखे। तो देखो डिसअपीयरेंस और एक की मैं बात करूं तो उसके पूरे मोल की पूरी कंसंट्रेशन की बात हो रही है, वो आई बात समझ में। तो आप वहां पे डिवाइड नहीं दोगे, उसमें सिर्फ आप डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी ही लिखोगे। तो यानी इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, देखो माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा आपका डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ये डिसअपीयरेंस ऑफ की रेट है। यहां 1/2 नहीं लगाना, ये ध्यान रखना है, 1/2 नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी ही लिखना है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन भी देता है, तो जैसे दे दिया कि डिसअपीयरेंस ऑफ ए की रेट इतनी है, तो रेट इतनी है तो वो
पूरे की वैल्यू नहीं दे रहा है, वो सिर्फ इतनी सी टर्म आपको दे रहा है वो, तो उसमें आपको 2 का भाग तो देना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि डिसअपीयरेंस ए ऑलरेडी कंप्लीट मोल की निकाली जाती है, ऑलरेडी पूरे मोल की निकली हुई है, तो पर मोल पे लाने के लिए 2 का भाग देना पड़ेगा आपको, सीधी सी बात है। ऐसे ही मैं बात करूं इसमें, तो ये हो जाएगा प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ये क्या हो जाएगा? अपीयरेंस ऑफ सी। ऐसे ही मैं बात करूं प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ये क्या हो जाएगा? अपीयरेंस ऑफ बी, यही होगा। ये अपीयरेंस के फॉर्म में आ जाएगी। बस यह ध्यान रखना आपको इधर कोफिशिएंट नहीं लगाना है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ध्यान में ही रखनी है। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करते हैं अपन यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की। देखो, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो यूनिट की अगर अपन बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हो? कंसंट्रेशन में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। भाई यही तो ले रहे हो भाई। ऊपर कंसंट्रेशन में चेंज कितना हुआ? टाइम के साथ, यानी ऊपर कंसंट्रेशन की यूनिट आएगी, नीचे टाइम। टाइम किस में लेना? आपको सेकंड में लेना है। तो कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मोल पर लीटर। अगर मोलरिटी में लेते हो तो क्या हो जाएगी? मोल लीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय टाइम किस में ले रहे हो? सेकंड में। तो दूसरे तरीके से आप ऐसे लिख सकते हो, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आई बात समझ में? एक और तरीका लिखने का, मोलेरिटी लिख दे प्रति सेकंड, या मोलेरिटी सेकंड इनवर्स। सारे की सारी जो यूनिट है सबकी सब सही है, ठीक है। किसी भी फॉर्म में वो दे सकता है। तो मैंने अभी आपको बताया था रेट ऑफ रिएक्शन पर लीटर, यानी उस पे पर मोल पे निकाली जाती है, यानी मोल कितना उसके अंदर घुला हुआ है, ठीक है। पर्टिकुलर उस पे निकाली जाती है। भाई रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें अपन, आपको पता है भाई कंप्लीट रिएक्शन की इतनी है, तो पर मोल पे निकालना आसान होगा उसके लिए। पर मोल के लिए अपन क्या करेंगे? जितने मोल दे रहे उसका डिवाइड कर देंगे। इसीलिए जब भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो उसके कोफिशिएंट का डिवाइड करते हुए लिखते हैं अपन। क्यों? क्योंकि उधर आपको उसको पर मोल में लाना होता है, ठीक है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हुई। अब नेक्स्ट कुछ एक इसकी क्वेश्चन प्रॉब्लम अपन उसको सोल्व कर लेते हैं। पहले आप इसको एक बार नोट डाउन करिए। देखो, एक प्रॉब्लम तो ये है 4NH3 5O2, इससे 4NO प्लस 6H2O ये फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो, N2 प्लस 3H2, इससे 2NH3 का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसमें है ड्यूरिंग द रिएक्शन, सॉरी, ड्यूरिंग द formation of NH3 2 moles of N2 disappear in 1 minute. Find first है rate of reaction, second है rate of disappearance of H2, और थर्ड है rate of appearance of NH3, ठीक है। और इसमें वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ वेसल, वो 1 लीटर दे रखा है। ये क्वेश्चन है
बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन पहले वाला डिस्कस करते हैं। देखो इधर ये कोई इक्वेशन दे रखी है, इसके लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, देखो ये इधर की साइड रिएक्टेंट है, उधर की साइड प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट की साइड जब भी लिखेंगे माइनस के साथ 1/4 डेल्टा NH3 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, यानी कंसंट्रेशन में अमोनिया वाली की में चेंज डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना, ये कंसंट्रेशन को दिखाता है और ये चेंज डेल्टा को दिखा रहा है। ठीक है, अब ये भी किसमें, माइनस में, डेल्टा O2 कंसंट्रेशन डेल्टा टी, ये दोनों तो माइनस में आ गया, इधर वाले किस में आएंगे, प्लस में, 1/4 डेल्टा NO की कंसंट्रेशन इक्वल टू प्लस के 1/6 और ये डेल्टा H2O की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा, यही होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा है। रेट ऑफ रिएक्शन आप जब भी रिएक्टेंट के रेफरेंस में लिखोगे तो माइनस के साथ और प्रोडक्ट के उसमें लिखोगे तो प्लस के साथ, ये बिल्कुल इजी सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये वाला। देखो इसमें रिएक्शन दे रखी है अमोनिया के फॉर्मेशन की, और इसमें दिया है कि 2 मोल N2 के डिसअपियर होते हैं 1 मिनट में, यानी अमोनिया के मोल 1 मिनट में 2 मोल डिसअपियर हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पे निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस H2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप कंसंट्रेशन की फॉर्म में इन मोल को रेट ऑफ रिएक्शन में आप ले आओ। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन की मैं बात करूं, रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन अपन को पता है N2 3H2 2NH3, इसमें कैसा लिखा जाएगा ये आप सब कुछ बखूबी जानते हो। तो देखो N2 की मैं बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, माइनस डेल्टा N2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ऐसा ही लिखेंगे भाई। जो जिसका डाटा दे रखा उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। अगर ये किसी NH3 का देता तो NH3 का लिख लेते हैं, वहां पे जिसका दे रखा उसके अकॉर्डिंग लिख लो। रेट ऑफ रिएक्शन अगर अपन को पता चल जाए तो सब कुछ निकाल लेंगे। माइनस साइन का मीनिंग बस इतना सा है कि ये रिएक्टेंट के लिए बता रहा है अपन को। अब कंसंट्रेशन यहाँ पे दे रखी है, तो कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे आप, आपको पता है कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, ऐसे ही निकालते हो, डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखो मोल कितना दे रखा है, मोल दे रखा है 2, ये लो 2। वॉल्यूम कितना दे रखा है, उसने बोला 1 लीटर, वॉल्यूम ये 1। उसने दिया टाइम 1 मिनट दे रखा, मैंने बोला सेकंड में चेंज कर लो, तो सेकंड में चेंज करोगे तो ये 60। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/60। 2/60 का मतलब ये 1/30। अगर इसको अपन सोल्व करें तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 की पावर -2, यही होगा। इधर सोल्व कर लेता हूं मैं, इधर अगर अपन सोल्व करें तो ये आ जाएगा 3.33 इंटू 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये आपकी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन आ गई। ये बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है भाई। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे, उसमें सारे डाटा दे रखे उसके अकॉर्डिंग आप उसको रख लोगे। अब रेट ऑफ रिएक्शन इतनी आई है, अब वो पूछा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, तो मैं इस इक्वेशन को देखते हुए इसको लिख लेता हूं। देखो रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे लिखोगे, ये लिखोगे माइनस डेल्टा N2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल टू माइनस 1/3 डेल्टा H2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल टू प्लस के 1/2 डेल्टा NH3 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यही लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन। अब उसने पूछा क्या है, एक तो इसके डिसअपीयरेंस की रेट पूछी है, एक इसके अपीयरेंस की रेट पूछी है, यही पूछी है ना, देख लो। एक पूछिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, एक पूछिए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। तो बिल्कुल सिंपल है, जो पूछिए उसको उठा लो आप। देखो रेट ऑफ रिएक्शन, पहले डिसअपीयरेंस की पूछिए H2 की, तो इसको इक्वल कर दो अपॉन dt। तो कितना दे रखा है 3.3 इंटू 10⁻², यही होगा इक्वल टू। अब इस माइनस का मीनिंग आप इतना सा रखना, माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, यानी ये पूरी की जो पूरी टर्म है ये अपन को बता रही है किसके बारे में, ये बता रही है अपन को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। ये H2 के डिसअपीयरेंस की रेट है, मतलब ये वाली टर्म चाहिए बस अपन को,
बाकी टर्म को उधर भेज दो, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर सेकेंड इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस डेल H2 अपॉन, और यही क्या है अपनी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। ठीक है, 2 है या 3 है? 3 है ना, तो 3 से करो, सॉरी है ना, इधर 3 दे रखा ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से करोगे तो लगभग, ठीक है, लगभग यही आ जाएगा। अब दूसरा उसने डाटा पूछा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, तो वो भी आप निकाल लोगे, बिल्कुल सिंपल है भाई। पहले इसका पूछा तो इसके इक्वल रख लो, अब उसका पूछा तो उसके इक्वल रख लो। आप किसी को भी इक्वल रख के कर सकते हो, आप इसको इक्वल रख के भी इसका निकाल सकते हो, आप इसके इक्वल रख के भी इसका निकाल सकते हो, दोनों से आंसर आ जाएगा, आपका गलत नहीं होगा, किसी से भी निकाल सकते हो। आई बात समझ में? अब रेट ऑफ रिएक्शन में दूसरे वाले का कर रहा हूं, देखो तो यह जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन बराबर यह आएगा +1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T, यही होगा। अब देखो ये कितना दे रखा है 3.3 इंटू 10⁻⁻10 इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। अब ये जो पूरी टर्म दे रखी है ये वाली टर्म होती है अपनी अपीयरेंस ऑफ NH3। मैंने बोला कोफिशिएंट को हटा दो वहां से, अपीयरेंस के लिए अपन को कोफिशिएंट को नहीं रखना है उसके साथ, तो इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻, सॉरी कितना दे रखा था वो, -2 है, कितना दे रखा है -2 दे रखा है, -2, तो ये हो जाएगा डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। तो ये अपने पास क्या आ गई, अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। रेट ऑफ रिएक्शन किसकी आ गई, अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम थी इससे रिलेटेड। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस रेट और इनिशियल रेट, उसके बाद में अपन सीधे एंटर करेंगे फिर अपने मोलरिटी क्या मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। काइनेटिक्स है, बिल्कुल इजी से इजी टॉपिक है, ये ऐसे टॉपिक है सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है इसमें। आई बात समझ में? अब इससे रिलेटेड ये तो मैंने अभी बिल्कुल बेसिक सा बताया है, पहले मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब भी आपको पढ़ाऊंगा उससे पहले मैं कुछ ग्राफ आपको बताऊंगा, वो ग्राफ आपको ध्यान में रखने, वो ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि y बराबर mx प्लस सी, y बराबर -mx प्लस सी, y इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ, ये सारे ग्राफ अपने अलग अलग फॉर्मूले में अलग अलग जगह से निकल के आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।